नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त मिलेगा अनाज। कोरोना काल में छठी बार देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि मुफ्त अनाज देने की योजना अब अगले 5 महीने तक जारी रहेगी। पीएम ने कहा कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, जरूरतें और खर्चे बढ़ेंगे। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब से देश में अनलॉक 1 शुरू हुआ है, तब से व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बढ़ती जा रही है। इससे पहले हम मास्क का उपयोग करते थे, 2 गज दूरी और 20 सेकंड के लिए दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर काफी अधिक सतर्क रहते थे। अभी लोगों में वो देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस को लेकर और अधिक जागरूक। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के 4 नए मामले। अलीपुरद्वार जिले में मंगलवार को कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 186 हो चुकी है। अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार आज अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। इन सभी को तोपसी खाता स्थित कोविड अस्पताल में इलाज। बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर सीपीएम ने दिया ज्ञापन। 6 महीने के बिजली बिल माफ करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को बिजली विभाग के स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कालियागंज की सीपीएम की लोकल कमेटी की ओर से लॉकडाउन का हवाला देते हुए आज सरकार से बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले आज पार्टी कार्यालय से सीपीएम नेताओं व समर्थकों ने एक रैली भी निकाली। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए बिजली कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ सीपीएम समर्थकों ने बिजली बिल माफ करने की मांग में प्रदर्शन किया। बाद में पार्टी की एक प्रतिनिधिमंडल स्टेशन मास्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सीपीएम के उत्तर दिनाजपुर लोकल कमेटी के सचिव मनोरंजन पोटियारी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यही कारण है कि सरकार से 6 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की जा रही है। আমরা আজকে স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট ইলেকট্রিক অফিসে আমরা ডেপুটেশন দিতে আসতে বাধ্য হয়েছি। কালিয়াগঞ্জে কিছু আসল সমস্যা সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না এবং এই করোনা ভাইরাস বা লকডাউন যেটাকে বলে এক কথা, এই সময়কালের মধ্যে আমাদের রাজ্য সরকার কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিবে বলছিল এবং ইলেকট্রিসিটির কিছুটা বিল 3 মাসের একটা মুকুবেরও ঘোষণা ছিল, কিন্তু সেই বিষয়ে কিছু হয়নি। তাছাড়াও এই সময়কালের মধ্যে চাষযোগ্য জমিতে যে কৃষকরা কাজ করে তাদের ক্ষেত্রেও একটা সরকারিভাবে ঘোষণা করছিল কৃষকদের ক্ষেত্রে একটা বাড়তি ছাড় দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রেও আমরা এখনো পর্যন্ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ক্রমাগত বিদ্যুতের যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদি আমরা 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে বিদ্যুতের বিল প্রায় 2 গুণ থেকে 3 গুণ হয়ে গেছে, এটা অস্বাভাবিক। মানুষ আর সইতে পারছে না, তাই বাধ্যতামূলক আমাদেরকে আজকে রাস্তায় নেমে ডেপুটেশন আকারে এসএস সাহেবের সামনে আসতে হবে। তাছাড়াও আমরা একটা জিনিস ওনাকে বোঝাবার চেষ্টা করি, কিন্তু উনি তো ওনার মতন আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, আমরাও বুঝে উঠতে পারলাম না যে প্রতি মাসে রিডিংটা প্রতি মাসে নিলে সাধারণ লোকের রিডিংয়ের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু সুযোগ সুবিধা হতে পারে। সেই ক্ষেত্রেও আমরা বলার ক্ষেত্রেও সেটা উনি আমাদেরকে বুঝালেন, ওনার মতন করে বোঝালেন, কিন্তু আমরা সেই ক্ষেত্রে পরিষ্কার হলাম না। এটা নিয়ে পরে আমরা আবার বুঝে আবার আসতে বাধ্য হব যে মাসের বিলটা যাতে মাসে হয়। তাছাড়াও আমাদের এখানে আসল 2-3টা বড় সমস্যা নিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে আসতে হচ্ছে। যে আমরা লক্ষ্য করছি কালিয়াগঞ্জের ক্ষেত্রে, এই আমাদের ভান্ডারের ক্ষেত্রে একটা কেস ওনাকে বলা আসছে 20 দিন আগে, স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট নজরেই নেই যে একটা লাইন শর্টেজ হয়েছিল, রাস্তা পড়ে থাকার কারণে একটা গরু ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং সাথে মানুষও হয়তো মারা যেতে পারতো। যায়নি, এটা ভালো জিনিস। আমরাও বলি যে এরকম ঘটনা না ঘটুক, যে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে উনি সুপারিনটেন্ডেন্টের খবরেই নেই যে এরকম ঘটনা ঘটছিল। स्कूल फीस के विषय को लेकर अभिभावकों ने विद्यालय पक्ष को सौंपा ज्ञापन। 50% फीस जमा करने के पक्ष में अभिभावक। कोरोना वायरस संकट काल के दौरान हर वर्ग इससे प्रभावित हो चुका है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सरकार के द्वारा देश के तमाम विद्यालयों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। इस बीच प्राइवेट स्कूल प्रबंधन के द्वारा विद्यार्थियों की फीस जमा करने को लेकर अभिभावकों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन विद्यार्थियों के अभिभावक का कहना है कि वे स्कूल की पूरी फीस जमा नहीं कर सकते क्योंकि वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं
और इस कोरोना संकट के काल में वे सक्षम नहीं है। इस बीच आज सिलीगुड़ी के दागापुर के एक गैर सरकारी स्कूल में अभिभावकों ने फीस विषय को लेकर विद्यालय प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से फीस राशि को कम करने की मांग रखी गई थी। अधिक जानकारी उपस्थित अभिभावक ने दी है। हमारा डिमांड यही है कि एनुअल फीस जो है वो 50% तक हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन फीस जो है वो कम्प्लीटली वेव कर दे स्कूल। तो स्कूल अभी बात करेगी अपने मैनेजमेंट से और हमें बताएंगे। ट्यूशन फीस को लेकर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें ट्यूशन फीस को लेकर। तो हम ट्यूशन फीस पूरा देने को तैयार हैं, बस एनुअल फीस 50% और ट्रांसपोर्टेशन फीस जो है वो कम्प्लीटली वेव होना चाहिए। जब तक स्कूल ना खुले तब तक ट्रांसपोर्टेशन फीस हम देना नहीं चाह रहे। नहीं, ऐसे बात में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अमिकेबल माहौल था, कोई दिक्कत नहीं है हमें। स्कूल वालों को भी, प्रिंसिपल सर को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो बोल रहे हैं कि वो भी आगे मैनेजमेंट से बात करेंगे, हम भी सोच रहे हैं कोई अच्छा ही रिजल्ट आएगा आगे। তো সেখান থেকে কিছু সামান্য কিছু রিলিফ পাওয়ার জন্য আমরা এসেছি। টিউশন ফিজ নিয়ে আমাদের কোনো আন্দোলন নেই। স্কুল যা টিউশন ফিজ চাইছে সেটা পুরোটাই আমরা দেবো, আমরা রাজি তার জন্য। কারণ এই স্কুলের ফিজের উপর ডিপেন্ড করছে শিক্ষক কর্মচারী, অশিক্ষক কর্মচারী এবং আদার মানে এক্সপেন্সেসগুলো ডিপেন্ড করে। সেই জন্য সেদিক থেকে আমরা স্কুল ফিজ যা ন্যায্য দাবি সেটা আমরা স্কুলের দাবিকে আমরা মেনে নিয়েছি, আমরা দেবো। কিন্তু যেটা আমাদের হাই অ্যানুয়াল ফিজ আছে সেটা নিয়ে আমরা স্কুলকে জানিয়েছি। কারণ আমাদের স্কুল সত্যি বলতে গেলে কি শিলিগুড়ির বুকে আমার যা জ্ঞানত নলেজ যে একমাত্র সবার প্রথমে কিন্তু অনলাইন ক্লাস আমাদের দিল্লি পাবলিক স্কুল স্টার্ট করেছিল এবং প্রথম থেকেই অনলাইন ক্লাসটা চলছে সে এপ্রিল মাসের ফার্স্ট উইক থেকে এবং তার মান খুবই উচ্চ মানের। তাদের এই প্রচেষ্টাকে স্কুলের ম্যানেজমেন্টকে এবং শিক্ষকদেরকে আমি এর জন্য অভিনন্দন জানাই। তো আমাদের ন্যায্য দাবি আমরা প্রিন্সিপালের কাছে দিয়ে এসেছি কিছু, তো আশা করছি সেগুলো ম্যানেজমেন্ট আমাদের মেনে নেবেন। কারণ আমরা জানি আমাদের সন্তানদের গার্জেন তারা, তাদের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের আমরা নিশ্চিন্ত আছি, আশাবাদী যে তারা একটা ফলাফল আমাদের জানাবে। আমাদের যে দাবিগুলো আছে সেটা হচ্ছে, এক হচ্ছে আমাদের যে অ্যানুয়াল ফিজটা আছে সেটাকে 50% রিডিউস করে দেওয়া, যদি সম্ভব হয় পার্টলি পেমেন্টের ব্যবস্থা করে দেওয়ার সাথে, এবং যে ট্রান্সপোর্ট ফিজটা যতদিন স্কুল চালু থাকবে ততদিন আমরা ট্রান্সপোর্ট ফিজটা না দেওয়ার জন্যে যাতে দিতে না হয়, 100% যাতে মকুব করা হয় বন্ধ থাকাকালীন, সেটাই আমরা দাবি জানিয়ে। कोरोना संकट काल में मालदा में कचरे फैलने और सफाई नहीं होने से लोगों में फैल रही है नाराजगी। पूर्व मंत्री कृष्णेंदु चौधरी और नगरपालिका के प्रशासक मंडली के चेयरमैन निहार घोष के बीच शुरू हुआ वाकयुद्ध। मालदा के इंग्लिश बाजार नगरपालिका के अंतर्गत आने वाली विनय सरकार रोड, केजी रोड, सोनम रोड, LIG मोड़, स्टेशन मोड़ आदि इलाकों में पिछले कुछ दिनों से साफ सफाई नहीं हो रही है। कोरोना संकट काल में लोग साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं ताकि इसको फैलने से रोका जा सके, लेकिन इन इलाकों में कचरा फैलने से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इस बीच इसको लेकर पूर्व मंत्री कृष्णेंदु चौधरी और नगरपालिका के प्रशासक मंडली के चेयरमैन निहार घोष के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री कृष्णेंदु चौधरी ने कहा कि वर्तमान नगरपालिका प्रशासन पूरी तरह से व्यर्थ है। कोरोना संकट के समय में शहर की साफ सफाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 47 वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी इस शहर में इतनी गंदगी नहीं देखी। वर्तमान में जब कोरोना का संकट है तो सफाई की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन के द्वारा सफाई नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ पूर्व नगरपालिका प्रशासक मंडली के चेयरमैन निहार घोष ने कहा कि एसी रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन हकीकत यहाँ है कि संकट के समय में भी शहर की सफाई अच्छी तरीके से की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक संभव हो रहा है नगरपालिका के द्वारा सफाई किया जा रहा है और इस प्रकार के आरोप पूरी तरह से निराधार है। সেটার থেকে নানা রকমের পোকামাকড় ছড়াচ্ছে, নানা রকমের রোগ অসুখ বিসুখ হচ্ছে, বয়স্ক মানুষদের অসুবিধা হচ্ছে চলতে, রাস্তায় জ্যাম হচ্ছে এবং করোনা তার উপর সমস্ত কিছু মিলিয়ে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষ যারা প্রত্যেকদিন দৈনিক যাতায়াত করে তাদের তো একটা অসুবিধা হচ্ছে। আর কিছুদিন পর থেকে তো ডেঙ্গুর এমনি প্রকোপ শুরু হচ্ছে, তখন তো আরোই করোনা তার উপর ডেঙ্গু মহামারীর অবস্থা তো সত্যিই খারাপ। দেখুন সেটা তো আমি ওইভাবে ইন্ডিকেট বলতে পারবো না, কারণ প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেরই একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে, কে কতটা কোন ডিপার্টমেন্ট কোন জায়গা দেখছে সেইভাবে আমি কিছু বলতে পারবো না। কিন্তু রাস্তাঘাটের অবস্থা সত্যি শোচনীয়। কীভাবে দেখছি বলতে আমরা তো জানি যে আমাদের এই পৌরসভার তো পৌর বোর্ড অলরেডি ভেঙে গেছে। তো আমরা বিগত দিনেও দেখেছি এই পৌরসভার কোনো পৌর পরিষেবা আমরা পাচ্ছি না বলতে আমাদেরকে নিজে থেকে দাঁড়িয়ে থেকে সুইপার ডেকে নিজেদের সুযোগ জায়গাগুলো পরিষ্কার করতে হচ্ছে। কারণ পৌরসভার কোনো হেলদোল নাই। আপনারা রাস্তাতে সাধারণ মানুষ আরও জিজ্ঞেস করবেন, বিভিন্ন জায়গাতে দেখা যাচ্ছে জঞ্জালের স্তূপ, প্রচুর জঙ্গল হয়ে গেছে, ড্রেনের ধারে জঙ্গল, সব জায়গায় নর্দমার উপচে পড়ছে। সামান্য বৃষ্টিতে আমাদের এই কালীতলাতে কোনোদিন আমরা দেখিনি যে বৃষ্টিতে জল জমে, এই সামান্য বৃষ্টিতে কিন্তু আমাদের পুরো এলাকায় জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমাদের এই 10 নম্বর ওয়ার্ডের জলটা পুরো 16 নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে যায়, তাদের ড্রেনগুলো পরিষ্কার হয় না, যার ফলে আমাদেরকে এগুলো Callas administration are sitting there. Our 47 years
সামাজিক কাজের মধ্যে আমার ব্যতীত হয়েছে এবং আমরা 3টা জেনারেশনে পৌরসভা চালিয়েছি। আই নেভার সিন, আগেও চেয়ারম্যান ছিলেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন, সুভাষ চৌধুরী অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন, যখন গণিকান্ত চৌধুরী মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু এরকম ক্যালাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখিনি। করোনা বেড়ে যাচ্ছে শহরে, কোনো রকমের প্রিভেনশন নেই। জেলা সমর্থা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে অন্য জায়গায় পৌরসভা সামলায়, এখানে পৌরসভাকে সামলাতে হবে। আমাদের কাজটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট পার্ট, বাকি আদার্স কাজটা হচ্ছে পৌরসভা। এখানে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসেছে আইনটাও পড়লাম, এটা বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টে কোথাও এরকম ধরনের অর্ডার হয় না, তাও বসাচ্ছে এবং কোনো কাজ করে না। একটু যদি ওই যে আমরা আগে কলকাতায় পড়তাম যখন ল, তখন আমরা বলতাম ঠনটনিয়া কালীবাড়িতে ব্যাংক পেছাপ করলে জল জমে। এখন আমরা শহরে দেখছি যে কোনো জায়গায় বৃষ্টি হলে জল জমে যাচ্ছে, অর্থাৎ সুয়ারেজ সিস্টেমটা বা স্ট্রং ওয়াটার যেটা ডিসচার্জ হবে সেটাও ব্লকেজ হয়ে গেছে। তো আমি কিন্তু এটা মানতে রাজি নই যে জঞ্জাল পরিষ্কার হচ্ছে না, এ কথা সঠিক নয়। আমরা কিন্তু জঞ্জাল পরিষ্কার করছি, কিন্তু যেসব মানুষ অভিযোগ করছে সেই সব মানুষের কাছে আমার প্রশ্ন যে জঞ্জাল তুলে দেওয়ার পর আবার মানুষ সেসব জায়গায় জঞ্জাল করছে। এটা মানুষকে সচেতন হতে হবে, মানুষকে কিন্তু দায়িত্ব নিতে হবে। কেন আমাদের এত মেশিনারি নেই। আমরা শহর ঘুরে দেখুন, শহরে আমরা 9টার মধ্যে শহরকে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জঞ্জাল মুক্ত শহর করে দিই। তারপরেই দেখুন মানুষ আবার জঞ্জাল তোলার পরও আবার সেই নির্দিষ্ট জায়গায় জঞ্জাল ফেলে দিচ্ছে। मिरिक में कोरोना वायरस मरीजों की लगातार वृद्धि हो रही है। इस बीच मिरिक नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्षेत्रों को कोरोना संक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य करती आ रही है। इस बीच आज मिरिक नगर पालिका के दिशा निर्देश में स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा कर्मियों ने क्षेत्रों के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर लोगों को कोरोना वायरस के विषय में जागरूक करने का कार्य किया। इस विषय पर अधिक जानकारी नगर पालिका स्वास्थ्य कर्मी बिंदु गुरुङ ने दी है। 3टा वार्ड बाहेक 6वटा वार्डमा हुँदैछ हो। त्यसमा चाहिँ हामी अब 3 नम्बर वार्ड परिहाल्यौँ, अर्को 2 नम्बरमा छ, अन्त 5 नम्बर र 4 नम्बर त्यही गरेर छ। आजै हो, आज 29 तारिक होइन, 30 र 1 तारिकको छ, 2 दिनको छ। अनुभव त अब खै के भन्नु है, सबै उयसै छ, अब डराइरहेकै छ मान्छेहरू होइन। अब यसमा चाहिँ के भन्नु भने अब हामी सबैजना अब हामीलाई पनि आफ्नो ज्यानको त माया छ होइन, तर पनि हामीले अब यो सेवाै हो, एउटा सर्भिस, अब ड्युटी त गर्नै पर्यो। अब भन्नु त अब त्यति नै हो अनुभव त। अब अरू त अहिलेसम्म त सबै अब नेगेटिभमै छ। नेगेटिभै छ है? के हो कस्तो? आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो नि, हस्पिटलमा जुन स्टाफ, हेल्थ स्टाफहरूलाई पोजिटिभ आयो नि, त्यही कारण जुन अब गाउँ गाउँमा हेल्थ स्टाफहरू छ, उहाँहरूको घर छेउछाउको छिमेकीहरूको चाहिँ अब उहाँहरूसँग टचमा हुँदा के कस्तो छ चाहिँ उहाँहरूको टेम्परेचर चाहिँ लिन आएको। यसबारे अब सबैजनालाई यो विषयमा थाहा भइसकेकै हो, र पनि अब कतिजनाले यसलाई हेल्थ चेकलाई पनि गर्छ होइन। त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोस्, एकदम सोसियल डिस्टेन्स राखिदिनुहोस्, बाहिर निस्किँदा मास्कहरू लगाएर निस्किदिनुहोस्। मालदा में कोरोना को लेकर लोग नहीं दिख रहे हैं जागरूक। प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद खुल रहे हैं बाजार, पुलिस को चलाना पड़ा अभियान। प्रशासक ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद आम लोग इसके प्रति ज्यादा गंभीर नहीं दिख रहे हैं। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन की ओर से मंगलवार को सब्जी, मांस व मछली बाजार बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसे लेकर आज लोग गंभीर नहीं दिखे। मजबूरन पुलिस को बाजार में अभियान चलाकर दुकानें बंद करवानी पड़ी। शहर के मंगलावारी, चौरंगी मोड़, सदरघाट, शरद चंद्र मिनी मार्केट समेत लगभग सभी बाजारों में यह दृश्य देखने को मिला। पुलिस ने इन बाजारों में अभियान चलाकर दुकानें बंद करवाई। गौरतलब है कि मालदा जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन ने मंगलवार सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। इतना ही नहीं, फुटपाथ पर किसी भी तरह की दुकानें नहीं लगाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आज प्रशासन के इस निर्देश का खास असर नहीं देखा गया।
लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी के उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ी जय महतो की मृत्यु की घटना को लेकर परिजनों ने जिला शासक एवं जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हाल ही में फुटबॉल खेलने के दौरान जय महतो की सीने में चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घायल होने के बाद जय को चिकित्सा के लिए सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल यानी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। उक्त निजी नर्सिंग होम ने जय को कोरोना टेस्ट नहीं किए जाने तक भर्ती नहीं किए जाने की बात कही थी। उसके बाद जय को सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जय की चिकित्सा अभाव के कारण मौत हुई है। इसी के सिलसिले में आज परिजनों ने जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला शासक को इस विषय पर ज्ञापन सौंपा है। पूरा घटना विस्तार से उसका 6-7 बजे पेन हुआ प्लस दम फूलने लगा। इसके वजह से हम लोग लेके आए नर्सिंग होम मुखर्जी हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला है कि नहीं, पहले आप कोविन टेस्ट कराइए। हम लोग बोलिए आप फर्स्ट ट्रीटमेंट तो करिए, अभी तो आप कैसे कोविन बोल देंगे उनको कोविन है। इसके लिए बहुत बहस हुआ। वो अपना प्रिस्क्रिप्शन भी दिया हमारा लिख करके, लेकिन उसने फास्ट ट्रीटमेंट किया ही नहीं। उसके बाद वो 4-5 घंटा था, उसके बाद 1:30 बजे रात को नहीं रहा। ऐसा करना चाहिए ना। हम लोग का CM क्या बोलते हैं कि आप फास्ट ट्रीटमेंट कहीं भी जाइए, फास्ट ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। फास्ट ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया हो? आप अभी क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा क्यों? आज मेरे साथ हुआ, कल उसके साथ हुआ, ऐसा तो क्या क्यों होगा? नर्सिंग क्यों खोला है? एक पेशेंट जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं देगा। वो फुटबॉल खेला में उसको चोट लगा था, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। हॉस्पिटल में ले गया यहाँ पे नर्सिंग होम में, वहाँ पे ठीक से चेकअप नहीं हुआ। उसके बाद मेडिकल गया, वहाँ पे वो मर गया। वो लेके ये बात हो रहा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल बोल रहा था कि इसको पहले कोरोना टेस्ट कराओ तब हम भर्ती लेंगे। तो अभी जो डेट हुआ है तो हम लोग मेडिकल में टेस्ट करवाए थे, वो नेगेटिव था। तो भगवान नहीं, हम लोग भी भगवान नहीं कि वो पेशेंट को कोरोना ही होगा। आज पेट दर्द हो रहा है मेरा, अगर हम नर्सिंग रूम में जाते हैं तो वो नर्सिंग रूम बोलेगा तुम कोरोना पहले टेस्ट करके आओ। ये सही है? पहले तो करते आदमी मर जाएगा। पहले तो उसको देखना पड़ेगा पेट दर्द क्यों हो रहा है। हमारा हम लोग का विचार ये है कि हम लोग का संग ऐसा हुआ कि और किसी का संग ना हो ऐसा। इसका हम लोग प्रशासन से हम लोग ये चाहते हैं। मीडिया कंपनी सॉरी माफ़ कीजिए हमको, मीडिया कंपनी जो भी है आप लोग देख सकते हैं। प्रशासन को मैं दिखा सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा सकता हूँ, DM तक मैं गया हूँ, मैं CM तक जाऊँगा। हाँ, फर्दर मैं आगे अभी मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं CM तक जाऊँगा, लेकिन मुखर्जी को क्या कहना नहीं कहना वो तो प्रशासन समझेगा। जैसे हम सभी को पता है कि सबसे पहले कोई भी यदि
लोग को ले जाया जाता है, जिनका एक्सीडेंट होता है पेशेंट को, तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार किया जाता है। तो क्या प्राथमिक उपचार भी नहीं किया? मालगाड़ी से आई सामग्रियों को उतारने समय रेलवे प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विवाद शुरू हो गया। बाद में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मैनक टूरिस्ट लॉज में बैठकर विवाद को सुलझाया। অথবা এই 100 টাকাটা বেশি দিন তো চলবে না, কিন্তু রেটটাকে নতুন করে এর মধ্যে একটা কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বোথ সাইডে, এবং এই ভুল বোঝাবুঝিতে এই রেটগুলো আটকে আছে, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা বলেছি যে কোনো অবস্থাতে সেটা অত্যাবশ্যকীয় কোনো সময় করা যাবে না, তাতে সংকট হবে, খাদ্যে দাম বাড়বে, সেটা সম্ভব নয়। আর অন্যান্য জিনিসও যদি একদিন দিলে হয় তাহলে রেলের ফাইন দিতে হয়, যেদিন ঢুকে সেদিন থেকে কিন্তু তারা ডিলে চার্জ শুরু করে দেয়, এটা রেলের সিস্টেম আছে, সুতরাং সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হচ্ছে, জেলা সভাপতি আছে দার্জিলিংয়ের, এখানে বিডিও এবং জেলা প্রশাসন থেকে জলপাইগুড়ি এসেছিলেন, আমাদের আইনটিউসি জেলা সভাপতি এবং এজিপি ইউনিট, সেখানে জেলা সভাপতি থাকছে, আইনটিউসি প্রেসিডেন্ট থাকছে, নাচেদের থেকে শিবচরণ আগরওয়াল থাকছে, মনীষ তিরবিওয়াল থাকছে, গৌরী গোয়েল আজকাল বাবু ওদের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির মধ্যে একজন থাকবে, মোহাম্মদ শেহনাজ থাকবে ডাইভার অ্যাসোসিয়েশন থেকে, সিকান্দার মন্ডল আরেকজন থাকবে, বাপি পাল কোনাস থাকবে, এরা থাকবে। কোনো সমস্যা হবে ওরা এই কোর্টে আলোচনা করবে ভিডিও লিডারশিপ, সেখানে তারা সলভ করার চেষ্টা করবে। ফাইনালি সলভ না হবে তখন আমি ইন্টারফেয়ার করবো, তার আগে নয়। আর এদের বলেছি যে কোনো অবস্থাতেই এই লোডিং আনলোডিংটাকে চালু রাখতে হবে, রোববারের চালু থাকবে, রেট লাগবে, রোববারের জন্য আলাদা একটা এগ্রিমেন্ট আছে, আলাদা পয়সা দেয়, সেই পয়সাটা হবে। আর ট্রাক ক্রাই করার ক্ষেত্রে এগুলো ওদের সমস্ত এগ্রিমেন্ট আছে বিভিন্ন, সেই এগ্রিমেন্টগুলো লিখিতভাবে যা আছে তাই হবে। আজকে থেকেই एनजीपी में जो रेक की अनलोडिंग को लेकर बहुत सारी समस्याएं थी, आज मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप करके और सारी बातों का निराकरण कर दिया। हमारी कुछ मांगे थी, जैसे रविवार को जो दिन है उसको सामान्य दिनों की तरह माना जाए और रविवार को भी अनलोडिंग का काम किया जाए। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की का बंद का आयोजन नहीं हो, काम नियमित रूप से निर्बाध रूप से चलता रहे। और जैसे कि और सारी जो बातें हैं वो समाहित कर ली गई हैं। अब आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो गया है और मंत्री महोदय के हस्तक्षेप से सारा जो हमारी जो दिक्कतें थी उसका निवारण हो गया है। इसलिए हम मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं तृणमूल के राणादा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और भाईदा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपस में बहुत ही आपस में प्यार मोहब्बत से सारी बातें हो गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सबने ऐसा आश्वासन दिया। আজকে আলোচনা বলতে আমাদের যেটা ডিমান্ড ছিল সেটাই থাকলো। আমাদের একটাই ডিমান্ড যে আমাদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য, যেটা আমাদের এখানে পর্যটন মন্ত্রী আমাদের সকলের প্রিয় দাদা গৌতম দা, উনি সকলকে ডেকে নিয়ে বসলেন, যে প্রবলেমটা কী শুনলেন, যে আমাদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য যে আমাদের আন্দোলন ছিল, এই আন্দোলন আমরা আজকের থেকে উঠিয়ে দিলাম কাজ। এরা কথা দিয়েছে এরা জুলাই মাসের মধ্যে আমাদের এটা পুরোপুরি করে দেবে। আর এটার জন্য যদি কেউ বাইরে থেকে সাইড থেকে কেউ যদি বলে থাকে দাদাগিরি তোলাবাজি, তাহলে এরকম তোলাবাজি আমি সবসময় করব, কারণ আমি আমাদের যত সংগঠনের লোক আছে তাদের জন্য লড়ার জন্য যদি আমাকে এরকম তোলাবাজি উঠাতে হয় আমি অবশ্যই করব। কারণ এটা তোলাবাজি না, আমি জানি এদের সকলের এটা একটা অধিকার যে আমাদের সারা দিন কাজকর্ম করে পারিশ্রমিক, সেই পারিশ্রমিকের জন্য যদি আমাকে এটা কেউ তোলাবাজি বলে তাতে আমার কোনো আসে যায় না। আমি এর জন্য কোনো প্রেস মিডিয়া করিনি, কিন্তু আমাদের এই আজকে এটা হলো সকলের সামনে বসে যে আমাদের যা ডিমান্ড ছিল সেই ডিমান্ড ওরা পূরণ করবে। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে আমাদের পুরোপুরি ডিমান্ড পূরণ করবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার কাছে কমিটি বলতে কি, আমার কাছে কমিটি সারা শিলিগুড়ি পুরো পাবলিক দিয়ে দিল, আমার সাথে কোনো আসে যায় না, কারণ ওখানে আমার কোনো টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপার, আমার সঙ্গে পার্সোনাল কোনো ব্যাপার নেই, যেটা আমি সকলের সামনে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলাম যে এরা কাকে পয়সা দেয় বা কী দেয়, আমাকে একবার খালি বলতো। এরা নিজেরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইগোর ব্যাপার কি জানি না, এদের নিজেদের ব্যাপার
তাই নিয়ে কাজ বন্ধ করেছিল। আমরা কিন্তু কাজ কোনো রকমভাবে বন্ধ রাখিনি, আমাদের ডিমান্ড ছিল এটা, কিন্তু এরা নিজেরা গিয়েই ওখানে বলেছে আমরা কাজ করবো না। भारी बारिश के कारण रायगंज के कई इलाके जलमग्न। रायगंज और पासवर्ती इलाकों में मंगलवार दोपहर को जोरदार बारिश हुई। इसके कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई। यहां तक कि राजपथ स्थित दुकानों में भी जल घुस गई। रायगंज के 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 14, 16, 22, 23 सहित सभी वार्डों में पूरी तरह से जल घरों में घुसने के साथ ही रास्तों पर बहने लगा, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रायगंज शहर से होने वाली कुलिक नदी के टूटे हुए हिस्से पर शुरू हुआ बांध निर्माण का काम। रायगंज के अब्दुल घाट इलाके में कुलिक नदी का बांध टूट जाने के कारण रायगंज ब्लॉक के भोटाल, जगदीशपुर, शांतिग्राम, बाहिन, गौरी और कमलाबाड़ी इलाके में जल घुस गया था, जिसके कारण इन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। রায়গঞ্জ ব্লকে মূলত 6টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভাটল, জগদীশপুর, শীতগ্রাম, বাহিন, গৌরী এবং কমলাবাড়ি 1 নম্বর পঞ্চায়েত। এই 6টি পঞ্চায়েতের মধ্যে সবচেয়ে এখন যে জায়গাটা খারাপ আমরা দেখছি, কুলিক নদীর বাঁধ, যেটা কুলিক নদীর তীরবর্তী আব্দুলঘাটা গ্রামে রায়গঞ্জ শহর এবং ব্লকের মাঝখান দিয়ে যে বাঁধটা শহর ব্লককে আলাদা করেছে, সেই বাঁধে ভাঙার একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই ভাঙন গতকাল পরিদর্শন করে সেচ দপ্তরকে রিপোর্ট করা হয়েছিল এবং কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখানে কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। আজকে বিকেলের মধ্যে এই ভাঙনের কাজ আমরা বাঁধে সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারবো। এই বাঁধটা বাঁচানো জরুরি, না হলে পরে রায়গঞ্জ শহর বানভাসী হবে। মূলত শহরকে বাঁচানোর জন্য এই বাঁধ আমাদেরকে আজকেই দ্রুত গতিতে রিপেয়ারিংয়ের কাজ করতে হচ্ছে। পাশাপাশি গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের দুবদুয়ার, অনন্তপুর, ভিটিয়ার, নিমতলা, ছোট ভিটিয়ার, জুগিয়ামের, গোয়ালদহ, বাইন গ্রাম পঞ্চায়েতে কুমারজোল, কামারপাড়া, মাধবপুর এবং ভাটল গ্রাম পঞ্চায়েতে যে তাজপুর, বসতপুর, নোনার ওপারে যে গ্রামগুলো আছে, সেই গ্রামগুলোতে কিছু কিছু জায়গায় পরিবারগুলোকে তুলে এনে আমাদেরকে ফ্লাড শেল্টারে রাখতে হয়েছে। तृणमूल नेत्री व उसके पति कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश। आदिवासी सेल की नेता के साथ ही जिला पंचायत की है निर्वाचित सदस्य। कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन व पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक में हुई थे शामिल। जिले में कोरोना के कुल मरीज 626 तक पहुंची। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में तृणमूल कांग्रेस के आदिवासी सेल की नेता व उसके पति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सत्ताधारी पार्टी की नेता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पार्टी एवं जिला प्रशासन काफी आतंक देखा जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के कुछ दिन पहले तृणमूल नेत्री जिला प्रशासन व पार्टी के जिला नेतृत्व के साथ बैठक में शामिल हुई थी। इस बात के मद्देनजर पार्टी के जिला नेतृत्व एवं प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित तृणमूल नेत्री व उसके पति को फिलहाल होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया है। ओल्ड मालदा थाने इलाके की रहने वाली तृणमूल कांग्रेस या आदिवासी नेत्री जिला परिषद की निर्वाचित सदस्य है। दूसरी ओर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मालदा में मंगलवार को नए सिरे से कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं। इनमें तृणमूल नेत्री व उसका पति भी शामिल है। साथ ही मालदा जिले में फिलहाल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 626 पहुंच गई है। हालांकि 300 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार हाल ही में ओल्ड मालदा के बीडीओ कोरोना संक्रमित हुए थे। इस दौरान यह तृणमूल नेत्री व उसके पति बीडीओ के साथ बैठक की थी। वहीं से तृणमूल नेत्री में कोरोना के संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर मालदा शहर के 36 नंबर वार्ड के सूर्यसेनपल्ली इलाके में कोरोना संक्रमित युवक को पिछले 4 दिनों से होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश जारी किया गया था, पर वहां स्वास्थ्य नियमों का पालन नहीं कर रहा था। मंगलवार सुबह उसे कोविड अस्पताल ले जाया गया। पूर्व पार्षद नरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि युवक को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह इसका सही ढंग से पालन नहीं कर रहा था, इसलिए उसे कोविड अस्पताल में जाना पड़ा। जिला शासक राज मित्रा ने बताया कि कोरोना की हालत को लेकर नगरपालिका पुलिस व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक बैठक की गई है। उन्होंने कहा बैठक में कोरोना के मद्देनजर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट पाওয়া গেছে। ওকে হোম কোয়ারেন্টাইন করেছিল, কিন্তু হোম কোয়ারেন্টাইনে ও না মানার জন্য পাড়ার লোকজনরা বিভিন্নভাবে তাকে রিকোয়েস্ট করেছে, কিন্তু যেতে চাইছিল না। সকালবেলা 10টা অ্যাম্বুলেন্স এসছে, এখন পর্যন্ত যায়নি। এখন পুলিশ এবং আমরা এসে তাকে পাঠানো হলো কোভিড-19 হসপিটালে অ্যাম্বুলেন্স। ছোটো বাচ্চা আছে তো খুব ভয় লাগছে। আজকে 3-4 দিন হলো প্রচুর ঝামেলা করলো কালকে এই সময়। এই যেখানে এসে নোংরা ফেলে গেছে ওরা। আমরা এত বারণ করার সত্ত্বেও আমাদের কথা শুনলো না। এই যে তারপরে না পারতে আমরা সব ক্লাবের ছেলেরা এসেছিলো, তাদেরকেও ঘুরিয়ে পাঠিয়েছি, তাদেরকেও তাদেরও কথা শুনলো।
অনেকটা ভয় আমাদের, তো আতঙ্ক যে কী জানি আবার ওর থেকে আমাদের না হয়ে যায়, এটা আমাদের আতঙ্ক। আর আমাদের বাচ্চারা সব ছোটো ছোটো আমাদের এটা দিয়ে যাতায়াত করতে লাগে সব বিষয়ে, সেটা নিয়ে আমাদের খুব আতঙ্ক আছে। এই জন্য না পারতে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করে এই যে এখন বলা হয়েছে, এখন জানি না নিয়ে যাবে কিনা। कोविड-19 से मुकाबले के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार, अगले महीने से इंसानों पर परीक्षण को मिली मंजूरी। भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता बायोटेक ने ऐलान किया है कि उसने कोरोना वायरस पर प्रभावी वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है। इसके साथ ही कोरोना पर प्रभावी देश की पहली वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की मंजूरी भी दे दी गई है। भारत बायोटेक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और राष्ट्रीय वैश्वाणु विज्ञान संस्था NIV के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। दवा नियामक, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस स्वदेशी वैक्सीन को फेज 1 और फेज 2 मानव क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर दिवस का दिन होगा राजकीय अवकाश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की घोषणा, कहा फ्री में देंगे मास्क। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हमने फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में काम कर रहे डॉक्टर, नर्सों, अन्य लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए 1 जुलाई यानी डॉक्टर दिवस के दिन राज्य अवकाश के रूप में घोषित किया है। मैं केंद्र से अनुरोध करती हूं कि वह फ्रंटलाइन योद्धाओं के सम्मान में इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा स्वास्थ्य ढांचा कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हम वायरस से प्रभावी रोकथाम पर भी अभी सामान जोर दे रहे हैं। सामाजिक दूरी, सुरक्षा तरीके और मास्क महामारी से लड़ने के सबसे अच्छे तरीके हैं। हालांकि हम महसूस करते हैं कि मास्क खरीदना कई लोगों के लिए संभव नहीं है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 करोड़ मास्क खरीदने का ऐलान किया है, जो स्कूली छात्रों, 100 दिवसीय योजना लाभार्थियों, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस, फायर सर्विसमैन, नगर पालिकाओं के कर्मचारी, नागरिक स्वयंसेवकों आदि को बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया जाएगा। चीन की धोखेबाजी को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। गलवान घाटी में भारत ने तैनात किए T-90 टैंक्स। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच लगातार बातचीत चल रही है। इस विवाद को चीन वार्ता के जरिए सुलझाने की बात तो कर रहा है, लेकिन धोखेबाजी करने से पीछे नहीं हट रहा। इसके चलते भारत ने सीमा पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए गलवान सेक्टर में 6 T-90 टैंक्स तैनात कर दिए हैं। वहीं भारत और चीन के बीच मंगलवार को तनाव को कम करने के लिए चुशुल में शीर्ष सेना कमांडर स्तर की एक बार फिर से बातचीत होने जा रही है। भारतीय सेना ने सीमा पर T-90 भस्म टैंक को तैनात करने का फैसला चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों को देखते हुए लिया है। चीन ने कई जगह निर्माण किया हुआ है। सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के अपने हिस्से के भीतर इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख ऊंचाइयों पर अपने हथियारों को तैनात कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।